मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी 2012 में जब मैंने तैयारी शुरू किया। एक अटेम्प्ट था मेरे पास, जॉबलेस होकर तैयारी कर रहा था। यूपीएससी तो एक बहुत ही रिस्की एग्ज़ाम है, एक अटेम्प्ट में क्या हो जाएगा। अपने सामने 2 पुलिसकर्मियों की शहीद बॉडी को उठाना और अपने सामने एक कैमरामैन की डेड बॉडी को उठाना कितना पीड़ादायी हो सकता है वो मैं समझ पा रहा था। बहुत लोग यूपीएससी में बोलते हैं सर हम तो तैयारी करना चाहते हैं, फैमिली सपोर्ट नहीं करती, दोस्त सपोर्ट नहीं करते, मैं जॉब करके करूं या नहीं करूं, जॉब कैसे छोड़ूंगा। मैं बताना चाहता हूं मैडम, बिना हेलमेट के गाड़ी का नंबर कहाँ है? तो आ जाएगा बस। नमस्ते। 3 बैठे हो, ट्रिपलिंग बैठे हो, गाड़ी का नंबर नहीं रखे हो। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक पल्लव, मैं छत्तीसगढ़ काडर का 2013 बैच का आईपीएस अधिकारी हूँ। बिहार के एक छोटे से गांव बेगूसराय ज़िले के चेरिया बरियारपुर से जन्मा। 40 साल की अपनी लंबी जर्नी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मेरे पापा मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में, आर्मी में, एयरफोर्स नेवी के साथ रहते थे। पिछले 1 से लेके 12 तक 12 मैंने 7 जगह जगह स्कूल के साथ मैंने किया और लाइफ में ये सीखा कि देश कितना डाइवर्स है, यहाँ की कल्चर कितनी डाइवर्स है और हम कहीं भी जाएं पूरे देश में मिठास एक ही है। मैंने अपनी पढ़ाई रामगढ़ झारखंड से शुरू करके सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल, उसके बाद पुणे महाराष्ट्र, दिल्ली और फिर फाइनली गोवा से मैंने अपना 10th और 12th किया। स्कूल में जब हम लोग पढ़ते थे तो मिडिल क्लास में एक ही एस्पिरेशन हुआ करता था, बेटा पढ़ना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है। हम लोग लिबरलाइजेशन के प्री लिबरलाइजेशन और पोस्ट लिबरलाइजेशन में हमने अपनी पढ़ाई करी। देश को बढ़ते हुए देखा, लोगों को बढ़ते हुए देखा, बच्चों के एस्पिरेशंस को बढ़ते हुए देखा। हमने उस टाइम बच्चों को देखा जब हम केवल छोटी छोटी चीज़ों में खुशियां लेते थे, बाहर खेलते थे, कूदते थे, कि नए गैजेट्स की दुनिया में आ गए जहां हम आईफोन से लेके आईपैड से जो जुड़े हुए हैं। स्कूल में पढ़ाई में मैं अच्छा था, ईश्वर की कृपा रही कि मैंने 10वीं में सीबीएसई में काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा मेरा। 12th में फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा आईटी में भी सिलेक्शन हुआ, सीबीएसई पीएमटी में भी सिलेक्शन हुआ। मैंने मेडिकल में एडमिशन लिया। मेडिकल बड़ी लंबी पढ़ाई होती है, 4.5-5 साल की पढ़ाई होती है। जब मैं फर्स्ट ईयर में फेल हुआ, घर में फ़ोन गया, घर वाले बोले यार नहीं कर पाओगे अभिषेक, तो बदल दो, तुम पिछले आईटी में सिलेक्शन हुआ था, इंजीनियरिंग में ही चले जाओ। लेकिन मैंने डिसाइड किया कि कभी हार के मैं उस चीज़ को नहीं छोड़ूंगा। मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं अपने वार्ड में 8-10 महीने एडमिट रहा। मैं नंगरा रहा था उस टाइम में। अभी तो काफ़ी अच्छे गैजेट्स आ गए, उस टाइम तो हम जो अपने क्लचेज होते थे, क्लचेज पे हम चला करते थे। लोग मजाक उड़ाया करते थे कि क्लचेज में चल रहा है। तभी मैं पढ़ता रहा, मैं वार्ड जाता था, मरीजों से मिलता था। मेरे साथ वाले बच्चे हंसते थे मेडिकल स्टूडेंट्स की, तो खुद ही बीमार है ये, क्या दूसरों को बीमार को इलाज करेगा ये। लेकिन मैंने ये चीज़ देखा कि जब आप डाउन एंड आउट हो तो आप बाहर की जो नॉइज है उससे आप दूर रहें, क्योंकि वो नॉइज आपको परेशान कर सकती है, वो आपको तोड़ सकती है। और लोगों को दूसरे का उपहास मजाक उड़ाने में मजा ही आता है। और वो उम्र ऐसी होती है 17 साल, 20 साल, 25 साल की, जब हम अनकॉन्शियसली मजाक उड़ाते हैं। हम वो टीनेजर में होते हैं, हमारा कोई इरादा नहीं होता किसी को परेशान करना, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारी बातों से दूसरे पर क्या बीतती होगी। उस उपहास के बीच मैंने पढ़ाई को जारी रखा। मैं 2 साल हॉस्पिटल नहीं जा पाया, फाइनल में दोबारा फेल हुआ, लेकिन हिम्मत मैंने नहीं हारी, पढ़ता रहा। मैं प्राउड फील करता हूँ कि उसके बाद जब पोस्ट ग्रेजुएशन का मैंने एग्ज़ाम दिया तो पूरे देश भर में मेरा डबल डिजिट रैंक आया और मैंने एम्स न्यू दिल्ली से एमडी साइकेट्री किया। उस टाइम एक एम्स हुआ करता था, आज 22 एम्स हैं और मैं प्राउड एम्फोनियन अपने आप को कह सकता हूँ। जिस मेडिकल को मैंने सबसे ज़्यादा प्यार के साथ 10 साल दिए, जहाँ पे लगातार इतनी सेटिस्फाइड मेरा करियर था। बहुत लोग पूछते हैं सर आपने एमबीबीएस किया, देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से एमडी किया, फिर अचानक आप यूपीएससी की तरफ क्यों चले गए? तो मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आदमी जो चीज़ सीखता है वो ज़िंदगी भर वो काम आती है। जब मैं एमडी साइकेट्री कर रहा था एम्स की, तो मैंने देखा कि काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, काफ़ी लोग ट्रीटमेंट के लिए आते ही नहीं हैं। मेंटल इलनेस का कितना स्टिग्मा है, सबसे ज़्यादा बर्डन इस देश में है तो वो मेंटल इलनेस का है। मैंने देखा कि एडिक्शन के कारण, हीरोइन एडिक्शन के कारण एक बाप ने अपनी 15 साल की बेटी को बेच दिया पैसे के लिए। जब इन चीज़ों को मैंने देखा तो मैंने कहा इस नशे को दूर हम केवल इलाज से नहीं कर सकते, जब तक हम ग्राउंड में जाके उनकी समस्याओं को ना समझें और एक होलिस्टिक चीज़ें काम ना करें,
तब तक वो चीज़ चेंज नहीं हो सकता। मैंने देखा किस तरह रोड पे एक्सीडेंट होता है। जब मैं न्यूरो सर्जरी में 3 महीने की पोस्टिंग में था, डेली 8 से 10 लोगों को मरता हुआ देखता था, और मैंने देखा कि इनको यदि बचाना है तो हॉस्पिटल में रह के तो बहुत कम कंपोनेंट में बचाया जा सकता है। यदि हम फील्ड में उतरें, उनको समझाएं कि क्या हेलमेट की आवश्यकता है, क्या सीट बेल्ट की आवश्यकता है, क्या रोड डिसिप्लिन की आवश्यकता है, तब जाके हम एक्सीडेंट्स को सचमुच कम कर पाएंगे। और मैंने डिसाइड किया कि मैं सिविल सर्विसेज की तरफ जाऊंगा। बहुत लोग बोलते हैं कि हम हर चीज़ की एक उम्र होती है, लेकिन पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। मैंने 2012 में अपनी तैयारी शुरू की, MBBS मैंने 2004 में कंप्लीट किया। 8 साल बाद मैंने तैयारी शुरू करी और मैंने ऑप्शनल अपना मेडिकल साइंस रखा, जिसको मैंने 2004 में छोड़ दिया था। तो ये बात है कि यदि आपने चीज़ों को अच्छी तरह पढ़ा है तो आप कभी तैयारी कर सकते हैं। इसीलिए आप जब भी पढ़ें, अच्छी तरह पढ़ें, और कभी ये ना सोचें कि मेरा एक अटेम्प्ट बचा है। जब मैंने UPSC की तैयारी शुरू की तो 29 ईयर्स का हो गया था, उस टाइम 30 का एज लिमिट था, एक अटेम्प्ट मेरे पास था। बहुत लोगों ने बोला कि UPSC तो एक बहुत ही रिस्की एग्ज़ाम है, एक अटेम्प्ट में क्या हो जाएगा, क्यों अपने करियर को छोड़ के इसमें आ रहे हो। यदि ज़िंदगी आपको एक मौका भी देती है तो वो बड़ा मौका है। कभी इस पे ना जाएं कि कितने मौके आपको मिल रहे हैं, उस मौके को इस तरह से दें कि ये आपका अंतिम मौका है, और निश्चित रूप से सफलता आपको मिल सकती है। और ये ना भी मिली कोई सफलता तो आपको इतना एक्सपीरियंस उसमें मिलेगा कि वो कहीं ना कहीं काम आएगा। और मैंने दोनों ऑप्शनल अपने रखे, मेडिकल साइंस और साइकोलॉजी, जो दिखाता है कि अपने चीज़ों पे भरोसा होना चाहिए आदमी को। कभी इस पे नहीं जाना चाहिए कि कौन बहुत पॉपुलर है, कौन बहुत इम्पॉपुलर है, कौन बहुत बड़ा सिलेबस है, कौन बहुत छोटा सिलेबस है। निश्चित रूप से एक स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यदि आप उस चीज़ पे कॉन्फिडेंट हो तो आप समुद्र के वेव के खिलाफ भी आप जो है तैर सकते हो। मुझे अभी भी वो दिन याद है, 2 जून 2013, जब मेरा UPSC का रिजल्ट आया। PDF में रिजल्ट आया था। मेरी हिम्मत नहीं हुई सीधा कंट्रोल F सर्च करके रिजल्ट देखने की, कहीं नहीं हुआ तो क्या होगा। मैंने रैंक 1 से देखना शुरू किया, और जब 261 पे मेरा रैंक दिखा तो वो खुशी, मैंने पापा को जैसे ही बताया कि पापा मुझे IPS मिल रहा है, तो जो उनकी आंखों में खुशी था, फिर मैंने अपनी पत्नी को बताया। और ये भी बताना चाहता हूँ कि तैयारी के समय बहुत लोग UPSC में बोलते हैं, सर हम तो तैयारी करना चाहते हैं, फैमिली सपोर्ट नहीं करती, दोस्त सपोर्ट नहीं करते, मैं जॉब करके करूँ या नहीं करूँ, जॉब कैसे छोड़ूंगा। तो मैं बताना चाहता हूँ उन लोगों को, जब मैंने तैयारी का डिसीजन लिया तो मेरी शादी हो रखी थी 2010 में, मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी 2012 में जब मैंने तैयारी शुरू किया। एक अटेम्प्ट था मेरे पास, मैंने एम्स का अपना जॉब छोड़ा, जॉबलेस होकर तैयारी कर रहा था। लोग तरह तरह के प्रश्न पूछ रहे थे, नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा। आप इस चीज़ से कभी ना डरें, नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो कुछ और होगा, नहीं होगा तो कुछ, हर आदमी कुछ ना कुछ करेगा। हम ये नहीं होगा से जो परेशान होते हैं और परेशान होते चले जाते हैं, फिर ठीक है तैयारी नहीं कर पाते। और जो ये मेहनत से जब मैंने तैयारी की तो हर चीज़ पॉजिटिव हुआ, मेरा सिलेक्शन भी हुआ, प्यारा सा बेटा भी हुआ, फैमिली भी खुश हुई। तो यदि हमें परिवार वालों को खुशी देना है तो उसके लिए खुश होकर तैयारी करना पड़ेगा। जब मैं भारतीय पुलिस सेवा मुझे मिला तो फिर मैंने छत्तीसगढ़ काडर मुझे अलॉट हुआ। काफ़ी लोग मुझे सहानुभूति देने लगे कि अरे तुम्हें छत्तीसगढ़ काडर मिल गया, वहाँ तो नक्सल है, वहाँ तो ये है। कुछ मजाक उड़ाने के लिए बोल रहे थे, कुछ सहानुभूति देने के लिए दे रहे थे। मैंने हमेशा ये चीज़ सीखा है कि हमें कुछ सहानुभूति पे कभी खुश नहीं होना चाहिए। जब मैं फ्रैक्चर भी हुआ, मैं नगराता भी था, तभी लोग सहानुभूति देते थे। इंडिया में लोग सहानुभूति में भी उपहास की तरह देते हैं, तो हमें खराब फील नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि कुछ हुआ है तो हमें फेस करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मैंने उस छत्तीसगढ़ काडर को भी अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया। जब मेरी वहाँ दंतेवाड़ा पोस्टिंग हुई, जो कि अति संवेदनशील नक्सल क्षेत्र है, जहाँ पे घटना में CRPF के 2010 में 76 जवान शहीद हो गए थे। लोगों ने कहा यहाँ तो खतरा है, यहाँ ID है। काफ़ी लोग मुझे बोले तुम दिल्ली छोड़ के वहाँ क्यों चले गए। मैंने कहा आदमी की काबिलियत की परख तब होती है जब हम एक्सट्रीम कंडीशंस में, जब हम एडवर्सिटी में काम करें, और एडवर्सिटी में काम करने पे ही जो है आपकी पर्सनैलिटी के सारे गुण निखरते हैं। तो कभी भी एडवर्सिटी को आप अपॉर्चुनिटी के रूप में लें। जो चीज़ आपको मिला है, जो चीज़ अपना है, उस पर आप प्राइड फील करें। मुझे इसका भी प्राइड है। मैं वहाँ पर गया, मेरी पत्नी भी डॉक्टर हैं, वो भी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। हम लोगों ने दंतेवाड़ा जैसे अति संवेदनशील क्षेत्र में 200 से ज़्यादा मेडिकल कैंप्स लगाए, जहाँ डॉक्टर्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये जवाब है उन लोगों के जिन्होंने कहा कि मैं डॉक्टरी छोड़ दी, 10 साल का अपना मेहनत बेकार कर दिया। कोई चीज़ बर्बाद नहीं होती, आप उसका ज़िंदगी भर कहीं ना कहीं सदुपयोग कर सकते हैं। उस टाइम
लगातार हमने मेडिकल कैंप्स कराए। वहाँ के ट्राइबल लोग जिनको जो पुलिस से डरते थे, समय था कि पुलिस वहाँ जाती थी तो अविश्वास के कारण वो भागा करते थे। और बाद में जब मैं दवाइयाँ लेके पहुँचा करता था तो लोग मुझे दवाई वाले पुलिस अधिकारी कहा करते थे, और वहाँ भीड़ लग जाती थी लोगों की इलाज कराने के लिए। और यही जो अविश्वास था वो एक अटूट विश्वास में बदल गया। बहुत ज़रूरी है कि हर व्यक्ति एक ट्रू लीडर बने। हर व्यक्ति अपने पीछे 5 आदमी, 10 आदमी, कोई छोटा लीडर हो सकता है, कोई बड़ा लीडर हो सकता है, लीडर लीडर होता है। यदि हम 2 आदमी, 4 आदमी को भी आगे बढ़ा पाएँ तो हम जिंदगी में सफल हो सकते हैं। मुझे याद है जब मैं 2018 के छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, दूरदर्शन का एक टीम जो है अति संवेदनशील क्षेत्र नीलावाया में मैं लेके जा रहा था। उसके ऊपर नक्सली हमला हुआ, उसमें हमारे 2 जवान शहीद हुए और दूरदर्शन का कैमरामैन जो है वो मारा गया, शहीद हुआ। मुझे आँख में आंसू आ गए। काफ़ी लोगों ने इसको मीडिया में कवर भी किया। कुछ लोगों ने कहा ये पुलिसमैन की कमजोरी है, एसपी रो रहा है। अपने सामने 2 पुलिसकर्मियों की शहीद बॉडी को उठाना और अपने सामने एक कैमरामैन की डेड बॉडी को उठाना कितना पीड़ादायी हो सकता है वो मैं समझ पा रहा था। वो समझना किसी के लिए बहुत आसान नहीं था। लाइफ में बहुत बार ऐसे क्राइसिस आएंगे जहाँ पे आपको एकजुट होके अपने नीचे लीडरशिप प्रोवाइड करनी होगी। जब मैं नक्सली क्षेत्र में काम करता था, काफ़ी बार ऐसा होता था कि पुलिसकर्मी खुद को आत्महत्या कर लेते थे या गुस्से में दूसरों को की हत्या कर दिया करते थे। काफ़ी सारी होमिसाइड और सुसाइड की घटनाएं होती थी, लेकिन लगातार मैं अपने सिपाहियों के साथ संवाद करता था। हमें समझना चाहिए कि हम डॉक्टर हों या पुलिसमैन हो, हम भी एक आदमी ही हैं, हम भी एक ह्यूमन बीइंग हैं, हम भी एक इमोशनल आदमी हैं। कुछ चीज़ें होती हैं तो हम कोई अलग नहीं है, कोई अलग प्लैनेट से नहीं आए हैं, हम भी इसी समाज से आए हैं, हम भी एक ह्यूमन बीइंग हैं। लेकिन निश्चित रूप से उस घटना से मैंने सीखा कि हमें रोने से इम्पोर्टेंट है कि हम कैसे करेक्टिव एक्शन लें। और उसके बाद अगले 3 वर्षों में दंतेवाड़ा में 100 से ज़्यादा माओवादियों को पुलिस द्वारा ढेर किया गया और मैं लोन वराटू अभियान लॉन्च किया, एक सरेंडर प्रोग्राम घर वापसी का, जिसमें 1000 माओवादियों ने पिछले 3 वर्षों में आत्मसमर्पण किया है और देश की मुख्य धारा में जुड़े हैं। हम सबकी कोशिश, हमें यदि ज़िंदगी में पहचान बनानी है, एक कुछ करना है, तो हमें एक ट्रैक तैयार करना ही पड़ेगा। यदि हम एक कंजेस्टेड रोड में जाएंगे तो कभी गाड़ी बहुत तेज़ नहीं चला पाएंगे। यदि हमें कहीं कुछ बहुत आगे निकलना है तो हमें रिस्क टेकिंग एबिलिटी थोड़ा रखना पड़ेगा, कुछ अलग सोचना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा। जब उसके बाद 2021 में कोरोना आया, जबकि अति नक्सली क्षेत्र में जहाँ लोग वैक्सीन लगाने से डरते थे, वैक्सीन के कितने सारे साइड इफ़ेक्ट्स लोगों के अंदर मन में व्याप्त थे, तो वहाँ मैं वैक्सीन लेके घूमा करता था और हज़ारों लोगों को हमने कोरोना से वैक्सीन लगाया और जंगल में जो कोरोना को फैलने से रोका। तो जो आप जो गुण सीखते हो वो हमेशा आपको काम आता है। और कभी भी अपने सीखे हुए स्किल को कभी लूज़ ना करें, क्रॉस ट्रेनिंग करें, उसको और आगे बढ़ाएं। उसके बाद मेरी दुर्ग भिलाई में पोस्टिंग हुई। ऑनलाइन बेटिंग महादेव ऐप था, उसके ऊपर मैंने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। हम लोगों ने पहली बार जो क्रिमिनल्स थे उसकी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया गया। लोगों को क्राइम से बहुत आनंद आता है। आप देखते हैं जितने वेब सीरीज़ बने, जितने मूवीज़ बने, उसमें लोग पुलिस को देखना चाहते हैं, लोग क्राइम स्टोरीज़ को देखना चाहते हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की कार्रवाई को देखना चाहते हैं। और जब मैंने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो इसका एक लोगों को मालूम चला कि क्रिमिनल कैसे बनते हैं और कैसे उन्हें सुधारा जा सकता है। मैंने देखा कि एक क्रिमिनल एक बार क्राइम करता है, जेल जाता है, निकलता है, दोबारा क्राइम करता है। तो हमें क्रिमिनल से नफरत नहीं करनी, क्राइम से नफरत करनी है, उसे रिफॉर्म करना है। हमने रिफॉर्मेशन पे काम शुरू किया, उसकी पर्सनल काउंसलिंग की, उसकी फैमिली काउंसलिंग की। और मुझे खुशी है कि मैं जब भी जहाँ रहा हूँ, एक बार जो जिसने क्राइम किया उसने कभी दोबारा क्राइम नहीं किया, जो अपने आप में एक सफलता है। मुझे याद है दुर्ग में जब मैं वहाँ पोस्टेड था तो एक लड़की थी, उसकी 7वीं रैंक आई थी बोर्ड एग्जाम्स में। उसके घर में गया तो लड़की रो रही थी। मैंने कहा तुम रो क्यों रही हो? तो उसने बताया कि सर मेरे पापा 4 साल से जेल में हैं। तो पता किया तो मालूम चला कि 7 बेटियों के बाद एक बेटा हुआ था और उस बेटे ने मर्डर किया। उस मर्डर में वो बेटा और बाप जेल में था और उसी परिवार में ही एक बिटिया थी जिसने पढ़ के अपने परिवार का नाम इतना रोशन किया। जब मैंने उसको जेल में जाके उसके फादर से मिलाया तो जो दृश्य था वो मेरी आंखों में खुद पानी आ गया। लाइफ में बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको सिखाती है कि बहुत सारे अनसंग हीरोज हैं इस देश में जो काम कर रहे हैं, जो काफ़ी एडवर्सिटी में काम कर रहे हैं। काफ़ी लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं जिनके दुख को हम जान नहीं सकते। आप सिविल सर्विसेज की ग्लोरी को देख के सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं, लेकिन मैं सभी यूथ को कहूँगा कि जो अंदर स्ट्रगल है, जो स्ट्रेन है, वो जो परेशानियाँ हैं,
वो एक सिविल सर्वेंट ही फील कर पाता है। आप केवल चकाचौंध देखते हैं, जो क्राइसिस है कैसे हैंडल किया जाता है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जो तैयारी इस सोच के साथ करते हैं कि हमें तुरंत पैसा आ जाएगा, तुरंत हमें पावर आ जाएगा, तुरंत हमें फेम आ जाएगा, और वो फिर बहुत जल्दी ही परेशान हो जाते हैं। क्योंकि याद रखें कि आपको नाम और फेम तभी मिल पाएगा जब आप लगातार लोगों के लिए काम करेंगे, और वो धीरे धीरे आएगा। जो लोग फेम के पीछे भागते हैं, फेम उनसे दूर भागती चली जाती है, और फिर आप बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। तो कृपया करके आप कुछ सीनियर से बात, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहें, वो इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाहें, मेडिकल में जाना चाहें, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, कुछ भी बनना चाहें, एक चीज़ याद रखें कि पूरे लाइफ भर मेहनत करनी पड़ेगी, और लाइफ भर हर दिन एक नया कंपटीशन है, हर दिन आपको खुद को चैलेंज करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। मुझे याद है 2019 में जब लोकसभा चुनाव हो रहा था, तो अचानक वहाँ के तत्कालीन विधायक की नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट करके हत्या कर दी। अचानक बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंदर क्राइसिस रिजोल्यूशन स्किल्स हों, हम खुद स्ट्रेस में ना आएँ। एज ए लीडर यदि हम खुद स्ट्रेस में आएंगे तो हम नीचे संभाल नहीं पाएंगे, और इसीलिए आप किसी भी फील्ड में रहें, क्राइसिस आपको हमेशा चैलेंज करेगी, और आपको उन चैलेंजेस के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आप हमेशा कोशिश करें कि दिन में कुछ समय आप लोगों के लिए निकालें, इसमें आपको हमेशा खुशी मिलेगी, और जो भी हो सके आप मदद करने की कोशिश करें। जब मेरे फ़ोन में कम से कम डेली 300 से 400 कॉल्स आते हैं, कम से कम हज़ारों व्हाट्सएप्स आते हैं, और मुझे खुशी होती है कि मैं उन हज़ारों व्हाट्सएप को पढ़ता हूँ। हो सकता है मदद मैं केवल उसमें से 50 या 60 लोगों की कर पाऊँ, लेकिन यदि वो 50-60 लोगों की भी मदद कर पाता हूँ तो वो भी अपने आप में एक, हम दूसरों की पीड़ा को फील नहीं कर पाते। मुझे कभी कभी रात में फ़ोन आता है कि सर मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी पत्नी से लड़ाई हो गई है, मैं क्या करूँ। कभी कभी मुझे भी ख़राब लगता है कि रात के 2 बजे ये अपनी पत्नी से लड़ रहा है, मुझे क्यों फ़ोन कर रहा है। लेकिन वो किस पीड़ा में होगा, किस भरोसे के साथ, किस एक्सपेक्टेशन के साथ उसने मुझे फ़ोन लगाया होगा, कितना डर डर के फ़ोन लगाया होगा उसने कि मैं पुलिस अधीक्षक को फ़ोन लगा रहा हूँ। यदि मैं ये सोच पाऊँ तो कितना, और मैं कुछ शब्दों से यदि उसकी पीड़ा कम हो जाती है, यदि उसका स्ट्रेस कम हो जाता है, शायद वो मेरे से बात करके वो जो डिसीजन ले लेता खुद को नुकसान करने का वो नहीं ले पा रहा है, तो उसकी जान बच जा रही है, वो अपने आप में कितनी बड़ी बात है। इस तरह से सोचें, यदि हम एम्पैथी डेवलप करें, हम दूसरे के शूज़ में डाल के खुद को सोचें कि यदि ये मेरे साथ होता तो मैं क्या करता। यदि हम यदि हम एम्पैथेटिक हो जाएं तो ये पूरी ज़िंदगी में मदद करेगी, और यदि आपने एम्पैथी डेवलप की है तो आपको अपने पर्सनल लाइफ में मदद करेगी, आपको एक प्रोफेशनल लाइफ में मदद करेगी। जब मैं पुलिस सर्विस में गया तो मेरे अधीनस्थ सिपाहियों ने मुझे बोला, सर आप अधिकारी तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप IAS बनते हो ज़्यादा अच्छा रहता। मैंने कहा क्यों? क्योंकि पुलिस को तो सर कड़ा होना चाहिए, पुलिस को तो दबंग टाइप का होना चाहिए। काफ़ी लोग इस इमेज के साथ पुलिस में आते हैं। आज की 3rd जनरेशन पुलिसिंग में केवल दबंगियत की जो दबंगियत आपके पेन में होनी चाहिए, आपकी कार्रवाई में होनी चाहिए, आपके कर्तव्य निष्ठा में होनी चाहिए। दबंगियत केवल आपके व्यवहार में नहीं होनी चाहिए। जब मैं लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करता तो मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि सर यदि वो मीडिया के सामने यदि वो मुकर गया तो क्या होगा। मैंने कहा देखो, यदि उसने सही में किया होगा तो आप दिल से दिल का संवाद बना के पूछोगे, आत्मीय ढंग से पूछोगे तो सही चीज़ बताएगा। ये केवल 3rd डिग्री और 4th डिग्री से वो नहीं बोलेगा, 1st डिग्री से भी चीज़ें उगलवा सकते हो। यदि आप आदमी से आदमी के रिश्ते, यदि उसको आप सम्मान दोगे, उसको आप रेस्पेक्ट दोगे, उसको डिग्निटी दोगे, तो अपनी बात वो खुद आपको बताएगा। और हर क्रिमिनल जो है उसके अंदर भी एक दिल होता है, एक बच्चे वाला होता है, वो भी चाहता है अपनी बात सुनो। वही कहीं ना कहीं क्राइम की दुनिया में फंस गया है, सोशल कंडीशन के कारण, इकोनॉमिक कंडीशन के कारण, अपब्रिंगिंग के कारण, अपने इकोसिस्टम के कारण। हमें उसे सुधारना है, और हम यदि क्रिमिनल्स को नहीं सुधारेंगे तो यदि वो अगला क्राइम हो सकता है हमारे किसी परिवार के सदस्य के साथ कर दे, वो किसी के साथ कर सकता है। काफ़ी लोग पुलिस में आते हैं तो मूवीज़ देख के आते हैं, लोग मूवीज़ देखते हैं और वही उनके एस्पिरेशन रहते हैं कि हम इधर छलांग मारेंगे, उधर जाके पकड़ लेंगे, हम एक दिन में दुनिया को बदल देंगे। दुनिया हज़ारों लाखों साल में बनी है और बदलने में भी हज़ारों लाखों साल लगेंगे। हम एक छोटे से मोहरे हैं जिसको शेप कर सकते हैं, एक हमारा एक कंट्रीब्यूशन हो सकता है, एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो सकता है समाज में। लेकिन यदि हम इस काफ़ी अनड्यू एक्सपेक्टेशन के साथ आए कि हम एक दिन में सुधार देंगे तो हो सकता है हम खुद परेशान हो जाएं। और इस लंबी जर्नी में बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मोटिवेशन को, कॉन्फिडेंस को बना कर रखें। काफ़ी लोगों को देखता हूँ, सर मेरा प्लान B ये है, प्लान C ये है, D ये है, E ये है, F ये है, G ये है, H ये।
आप सोचें, उन्होंने प्लान जेड तक बना रखा है। यदि हमें 26 प्लान ही बना रखे हैं तो आप मेन प्लान पे कहाँ फोकस कर पाएंगे। जब भी तैयारी करें प्लान ए समझ के करें और ए को पूरा करें। यदि आप बी सी डी के चक्कर में रहेंगे तो ना बी कर पाएंगे, ना सी कर पाएंगे, ना डी कर पाएंगे, जिंदगी भर कंफ्यूज रहेंगे। इसीलिए मैं सभी को कहूँगा, जो चले करें पूरी शिद्दत से करें। जैसा मैंने बताया, हम लोग नेक्स्ट जनरेशन में आ गए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं। आजकल छोटा बच्चा जब खाने के लिए भी रोता है तो मम्मी उसको मोबाइल पकड़ा देती है। जब बच्चा आपको डिस्टर्ब करता है तो आप मोबाइल पकड़ा देते हैं। बच्चे आपस में व्हाट्सएप करते हैं। आज के टाइम में हम डिजिटल दुनिया में हैं और ये हमें स्वीकार्यता करनी है। और सारे सिविल सर्वेंट्स को कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपनी बात पहुंचाने के लिए करना ही पड़ेगा। जब मैं दुर्ग में पोस्टिंग हुई तो मैंने देखा कि पुलिस की छवि जनता के मन में कहाँ किस रूप में है। हम उस ट्रैफिक पर्सनल को याद करते हैं जो हमसे 50 रुपये, 100 रुपये या 200 रुपये शायद मांगा होगा कभी। एक तरफ हम आर्मी को शहीद दिवस मनाते हैं, आर्मी के लिए हम ग्लोरीफाई करते हैं, और एक पुलिसकर्मी जो 20 घंटे 24 घंटे हमारे लिए काम करता है, दशहरा हो दिवाली हो हमारे लिए काम करता है। जब हमें किसी भी हम क्राइसिस में हो, हमें पहला नंबर 100 याद आता है। जब हमारे बच्चा घर में टाइम पे ना आए तो हम 100 लगाते हैं। जब हमारे घर में आग लग जाता है तो हम 100 लगाते हैं। जब हमारे घर में कोई दुर्घटना हो जाती है तो हम 100 लगाते हैं। और किसी भी समय पुलिस हमारे पास आती है। उस पुलिस की छवि इतनी खराब कैसे बदली जाए। तो मैंने सोचा कि आज का ज़माना सोशल मीडिया का ज़माना है। आज के बच्चे सोशल मीडिया से प्रभावित होते हैं। आज के बच्चे सोशल मीडिया में जीते हैं। तो हमें भी उनको उन्हीं की भाषा में चीज़ों को समझाना पड़ेगा। आज के बच्चे रील्स देखते हैं, रील्स बनाते भी हैं, रील्स देखते भी हैं और रील्स एंजॉय भी करते हैं। वो आप देखेंगे फ्री टाइम में लोग 2, 4, 5, 10 रील्स देखते हुए निकल जाते हैं। और हमें कंटेंट इतना क्रिएटिव बनाना पड़ेगा कि लोग रुकें, उसको देखें, उसको फील करें और फिर कुछ अपने अंदर सुधार लाएं। इसके ज़रूरी है कि हम क्रिएटिव कंटेंट बनाएं। तो हम लोगों ने जनता को समझाते हुए, जनता को बताते हुए एक ह्यूमर के साथ, विट के साथ उस चीज़ों को बनाना शुरू किया। और मुझे खुशी है कि इसको लाखों करोड़ों लोग देख पाए। जब साइबर फ्रॉड होता था, साइबर फ्रॉड कैसे होता है, क्यों होता है, उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हमने दिया, जो विक्टिम है, जो एक्यूज्ड है उसके साथ। और मुझे खुशी है कि करोड़ों लोगों ने उसको देखा और उसको देखने के बाद लोग मुझे कॉल किए, सर मुझे भी ऐसा फ़ोन आया था लेकिन मैंने आपका वीडियो देखा इसलिए मैंने उस नंबर को ब्लॉक कर दिया। ये खुशी मिलती है कि कोई आदमी आपको फ़ोन करता है। निश्चित रूप से काफ़ी लोगों ने इसका क्रिटिसिज्म भी किया कि आप जो है लोगों का उपहास कर रहे हो, आप लोगों को परेशान कर रहे हो। लेकिन मैं दोबारा बताना था, हमारा एम किसी को परेशान करना नहीं, किसी को मजाक उड़ाना नहीं। हमारा एम है कि व्यक्ति की गलती से बाकी लोग सीखें और बाकी लोग जो है अपने अंदर करेक्टिव चेंज लाएं। मुझे खुशी है कि जब मैं स्कूल में गया तो एक टीचर ने मुझे बोला, सर मेरा बेटा जो है वो हेलमेट नहीं लगाया करता था, लेकिन आपके वीडियो देखने के बाद वो जब घर से निकलता है तो हेलमेट पहन के निकलता है। हो सकता है हमारी बात कुछ लोगों तक पहुँचे, 100 लोगों तक पहुँचे, हो सकता है केवल 10 लोग उससे प्रभावित हों, केवल 5 लोग करेक्शन करें, लेकिन यदि 5 जानें भी बच सकती हैं हमारे कार्य से तो हमारा जीवन, हमारा जो कार्य है वो सफल है। और मुझे खुशी है कि जो सोशल मीडिया का जो पॉजिटिव यूज है अब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में और कंस्ट्रक्टिव यूज़ करेंगे। और निश्चित रूप से आज 40 साल की उम्र में मैं खुद को दवाई वाला पुलिस अधिकारी जो आपके दिल में जगह बना पाऊँ, ऐसा पुलिस अधिकारी खुद को समझता हूँ। और मैं शुक्रगुजार हूँ उन करोड़ों लोगों का जिन्होंने मुझे देखा, मुझे अप्रिशिएट किया, मुझसे कुछ सीखने की कोशिश की और मुझे कुछ सिखाने की कोशिश की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है और हो सकता है कि हमारे मन में ये 2 क्वेश्चंस हैं। तो पहला सवाल ये कि हम कोचिंग कहाँ से लें, और दूसरा सवाल ये कि अगर हम किसी कोचिंग में एडमिशन लें तो हमारी फीस पर हमारी कुछ बचत हो पाए। और इसलिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं उनकी इस जर्नी में। तो अगर आप यूपीएससी के लिए कोचिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है जहां आप अपने नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं और जोश टॉक्स आपका कॉन्टैक्ट नंबर कुछ इंस्टीट्यूट्स के साथ शेयर करेगा। उनमें से एक इंस्टीट्यूट है KSD-IS। जोश टॉक्स और भी कोशिश करेगा कि दूसरी कोचिंग्स भी हमें कांटेक्ट करें और वो अपनी ऑफरिंग्स और कोर्सेज की सारी इंफॉर्मेशन हमें दें। अगर हम में से किसी एस्पिरेंट को इंटरेस्ट है
कोचिंग लेने के लिए तो हम अपने नाम और नंबर दे सकते हैं और हमें इसके द्वारा कोचिंग कांटेक्ट करेगी। तो अब जोश के स्टूडेंट्स घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और एडमिशन भी। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल एस्पिरेंट्स। जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है। जय हिंद।